घर आकर कनक ने राजकुमार को अपने पढ़ने वाले कमरे में छोड़ दिया। स्वयं माता के पास चली गई। नौकर ने अलमारियां खोल दी। राजकुमार किताबें निकालकर देखने लगा। अंग्रेजी साहित्य के बड़े बड़े कवि, नाटककार और उपन्यासकारों की कृतियां थी। दूसरे देशों के बड़े बड़े साहित्यिकों के अंग्रेजी अनुवाद भी रखे थे। राजकुमार आग्रहपूर्वक किताबों के नाम देखता रहा। कनक माता के पास गई। सर्वेश्वरी ने साइस ने कन्या को पास बिठा लिया। कोई तकरार तो नहीं की? माता ने पूछा। तकरार कैसी अम्मा, पर उड़ता हुआ स्वभाव है, ये पिंजरे वाले नहीं हो सकते। कनक ने लज्जा से रुकते हुए स्वर में कहा। कन्या के भविष्य सुख की कल्याण कल्पना से मां की आंखों में चिंता की रेखा अंकित हो गई। तुम्हें प्यार तो करते हैं ना? पुनः प्रश्न किया। कनक का सौंदर्य दीप्त मस्तक आप ही आप झुक गया। हाँ, बड़े सा हृदय है, पर दिल में एक आग है जिसे मैं बुझा नहीं सकती, और मेरे विचार से उस आग को बुझाने की कोशिश में मुझे अपनी मर्यादा से गिर जाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, चाहती भी नहीं, बल्कि देखती हूँ मैं स्वभाव के कारण कभी कभी उसमें हवा का काम कर जाती हूँ। इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था, पर तुम्हें अब अपनी तरफ से कोई शिक्षा नहीं दे सकती। आज अपने हाथों पकाया भोजन खिलाने का वादा किया है अम्मा। कनक उठकर खड़ी हो गई। कपड़े बदलकर नहाने के कमरे में चली गई। नौकर को 3 मंजिले वाले खाली कमरे में भोजन का कुछ सामान तैयार रखने को कहा। राजकुमार एक कुर्सी पर बैठा संवाद पत्र पढ़ रहा था। हिंदी और अंग्रेजी के कई पत्र कायदे से टेबल पर रखे थे। एक पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चंदन सिंह गिरफ्तार। आग्रह स्फारित नेत्रों से एक सांस में राजकुमार कुछ इबारत पढ़ लिया। लखनऊ षड्यंत्र के मामले में चंदन गिरफ्तार किया गया था। दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक ही दिन अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मैदान में आए थे। चंदन राजनीति की तरफ गया था, राजकुमार साहित्य की तरफ। चंदन का स्वभाव कोमल था। राजकुमार को स्मरण आया जब वो उससे मिलता, झरने की तरह शुभ्र स्वच्छ बहती हुई अपने स्वभाव की जल राशि में वो नहला उसे शीतल कर देता था। वो सदा ही उसके साहित्यिक कार्यों की प्रशंसा करता रहता। उसे वसंत की शीतल हवा में सुगंधित पुष्पों के प्रसन्न कौतुक, हास्य के भीतर के कोयलों, पपीहों तथा अन्यान्य वन्य विहंगों के स्वागत गीत से मुखर डालों की छाया से होकर गुजरने वाले देवलोक का यात्री कहता रहता था। उसे वसंत की शीतल हवा में सुगंधित पुष्पों के प्रसन्न कौतुक, हास्य के भीतर के कोयलों, पपीहों तथा वन्य विहंगों के स्वागत गीत से मुखर डालों की छाया से होकर गुजरने वाला देवलोक का यात्री ही कहता रहता है, और अपने को ग्रीष्म के तपे हुए मार्ग का पथिक, संपत्ति वालों की क्रूर हास्य कुंचित दृष्टि में फटा निस्सम्मान गली गली की ठोकरें खाता हुआ मारा मारा फिरने वाला रस लेश रहित कंकाल बतलाया करता था। वही मित्र, दुख के दिनों का वही साथी, सुख के समय का वही संयमी आज निस्सहाय की तरह पकड़ लिया गया। राजकुमार शुद्ध हो उठा। अपनी स्थिति से उसे घृणा हो गई। एक तरफ उसका वो मित्र था और दूसरी तरफ माया की परिमल वसंत में कनक के साथ वो। छी छी, वो और चंदन। राजकुमार की वृत्तियां एक ही अंकुश से सतर्क हो गई। उसकी प्रतिज्ञा घृणा की दृष्टि से उसे देख रही थी। साहित्यिक, तुम कहाँ हो? केवल रस प्रदान करने का अधिकार है, रस ग्रहण करने का नहीं। उसकी प्रकृति उसका तिरस्कार करने लगी। आज आंसुओं में अपनी श्रृंगार छवि देखने के लिए आए हो? कल्पना के प्रसाद शिखर पर एक दिन एकाकी देवी के रूप में तुमने पूजा की, आज दूसरी को प्रेसी के रूप से हृदय से लगाना चाहते हो? छी छी, संसार के सहस्त्रों प्राणों के पावन संगीत
तुम्हारी कल्पना से निकलने चाहिए, कारण वहां साहित्य की देवी सरस्वती ने अपना अधिष्ठान किया, जिनका सभी के हृदयों में सूक्ष्म रूप से वास है। आज तुम इतने संकुचित हो गए कि उस समस्त प्रसार को सीमित कर रहे हो। श्रेष्ठ को इस प्रकार बंदी करना असंभव है। शीघ्र ही तुम्हें उस स्वर्गीय शक्ति से रहित होना होगा, जिस मेघ ने वर्षा की जलद राशि वाष्प के आकार से संचित कर रखी थी। आज ये एक हवा की चिरकाल के लिए उसे तृष्णार्थ भूमि के ऊपर से उड़ा देगी। राजकुमार त्रस्त हो उठा। राजकुमार त्रस्त हो उठा। हृदय ने कहा, गलती की। निश्चय ने सलाह दी, प्रायश्चित करो। बंदी की हंसती हुई आंखों ने कहा, साहित्य की सेवा करते हो ना मित्र। मेरी माँ थी जन्मभूमि और तुम्हारी माँ भाषा। देखो, आज माता ने एकांत में मुझे अपनी गोद में, अंधकार की गोद में छिपा रखा है, और तुम अपनी माता के स्नेह की गोद में प्रसन्न हो ना। व्यंग्य के सहस्त्रों शूल एक साथ चुप गए। जिस माता को वो राजेश्वरी के रूप में ज्ञान की सर्वोच्च भूमि पर अलंकृत बैठी हुई देख रही थी, व्यंग्य के सहस्त्रों शूल एक साथ चुप गए। जिस माता को वो राजेश्वरी के रूप में ज्ञान सर्वोच्च भूमि पर अलंकृत बैठी हुई देख रहा था, आज उसी के नयनों में पुत्र की दशा पर करुणाश्रु बरस रहे थे। एक ओर चंदन की समादरित मूर्ति देखी, दूसरी ओर अपनी तिरस्कृत। राजकुमार अधीर हो गया। देखा, सहस्त्रों दृष्टियां उसकी ओर इंगित कर रही हैं। यही है, यही है, इसी ने प्रतिज्ञा की थी। देखा, इसके कुल अंग गल गए। लोग उसे देखकर घृणा से मुंह फेर लेते हैं। मस्तिष्क पर जोर देकर आंखें फाड़ कर देखा, साक्षात देवी, एक हाथ में पूजार्घ्य की तरह थाली लिए हुए, दूसरे में वासित जल। कुल रहस्यों की एक ही मूर्ति में निस्संशय उत्तर की तरह धीरे धीरे प्रशांत हेरती हुई अपने अपार सौंदर्य की आप ही उपमा कनक आ रही थी। जितनी दूर भी निगाह गई, कनक साथ ही साथ अपने परमाणुओं में फैलती हुई दृष्टि की शांति की तरह चलती गई। चंदन भाषा भूमि कहीं भी उसकी प्रगति प्रतिहत नहीं। उसने उसे बड़े आदर तथा स्नेह की स्निग्ध दृष्टि से देखा, पर राजकुमार के लिए सर्वत्र एक ही सा व्यंग्य, कौतुक और हास्य। कनक ने टेबल पर तश्तरी रख दी, एक और लोटा रख दिया, नौकर ने गिलास दिया, भर कर गिलास भी रख दिया। भोजन कीजिए। शांत दृष्टि से राजकुमार को देख रही थी। राजकुमार उद्विग्न था। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी इंद्रिय तंत्रियां उसके वश में न थी। विद्रोह के कारण सब विशृंखल हो गई थी। उनका सम्राट ही उस समय दुर्बल हो रहा था। भर्राई आवाज से कहा, नहीं खाऊंगा। कनक तड़प उठी। क्यों? इच्छा नहीं। आखिर कोई वजह? कोई वजह नहीं। कनक सहम गई। क्या जिसे होटल में खाते हुए कोई संकोच नहीं, वो बिना किसी कारण उसका पकाया भोजन नहीं खा रहा? कोई वजह नहीं। कनक कुछ कर्कश स्वर से बोली। राजकुमार के सिर पर जैसे किसी ने लाठी मार दी। उसने कनक की तरफ देखा। आंखों से दोपहर की लपटें निकल रही थी। कनक डर गई। खोजकर भी उसने अपना कोई कसूर नहीं पाया। आप ही आप साहस में उमड़ कर कहा, खाएंगे कैसे नहीं? खाएंगे कैसे नहीं? मेरा पकाया हुआ है। किसी का हो, किसी का हो, ये कैसा उत्तर? कनक कुछ संकुचित हो गई। अपने जीवन पर सोचने लगी, खिन्न हो गई। माता की बात याद आई। वो महाराज कुमारी है। आंखों में साहस चमक उठा। राजकुमार दमक कर खड़ा हो गया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। कनक वहीं मूर्तिवत, निर्वाक, अनिमेष नेत्रों से राजकुमार के आकस्मिक परिवर्तन को पढ़ रही थी। चलते देख स्वभावतः बढ़कर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? छोड़ दो। राजकुमार ने झटका दिया। कनक का हाथ छूट गया।
कलाई दरवाजे से लगी चूड़ी फूट गई। हवा में पीपल के पत्ते की तरह शंकर हृदय से कांप उठा। चूड़ी कलाई में गड़ गई थी, खून बह निकला। राजकुमार का किसी भी तरफ ध्यान न था, वो बराबर बढ़ता गया। कलाई का खून झटकते हुए कनक ने बढ़कर बाहों में बांध लिया उसे। कहाँ जाते हो? छोड़ दो। कनक फूट पड़ी, आंसुओं का तार बंध गया। निशब्द कपोलों से बहते हुए कई बूंद आंसू राजकुमार की दाहिनी भुजा पर गिरे। राजकुमार के जलती आग पर आकाश के शिशिकरणों का कुछ भी असर न पड़ा। नहीं खाओगे? नहीं, आज यहीं रहो। बहुत सी बातें हैं, सुन लो फिर कभी ना आना। मैं हमेशा तुम्हारी राह छोड़ दिया करूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? तबीयत, तबीयत। हाँ, जाओ। कनक ने छोड़ दिया। तस्वीर की तरह खड़ी आंसुओं के धुंध से एकटक देखती रही और राजकुमार सीधा नीचे उतर आया। दरवाजे से कुछ ही दूर 3-4 आदमी खड़े आपस में बात कर रहे थे। उस रोजगाना ने सुनाया। दूसरे ने कहा, घर में कोई रहा होगा, इसलिए बहाना कर दिया कि तबीयत अच्छी नहीं। तीसरा बोला, लो, एक ये जा रहे हैं। अजी कहाँ जाएंगे? बेटा निकाल दिए गए होंगे। देखो ना, सूरत क्या कहती है,